ये है टैंक केव, जो साउथ ऑस्ट्रेलिया के माउंट गैम्बियर में है। इसकी एंट्रेंस एक टैंक की तरह होने की वजह से इसका नाम टैंक केव पड़ा। यह 7 किलोमीटर लंबी है, जिसके कारण यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी केव्स में आती है। यह है टैंक केव का मैप। यह एक भूल भुलैया की तरह थी। इसे कुछ दूरी तक कोई भी एक्सप्लोर कर सकता था, लेकिन उसके आगे इसमें अनुभवी केवर और जो इसके रास्तों से फैमिलियर था वही जा सकता था, क्योंकि इस भूल भुलैया वाली केव में रास्ता भटकने के बहुत ज्यादा चांस थे। कोई डाइवर रास्ता न भटके, इसके लिए इसमें रस्सियां बांधी गई थीं और उन पे जगह जगह कुछ नंबर लिखे गए थे, जिनको फॉलो करके डाइवर्स इसे एक्सप्लोर करते थे। लेकिन यह केव अपनी बनावट या ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी केव्स में होने के कारण जितनी फेमस है, उससे ज्यादा यह मशहूर केव डाइवर एग्नेस मिलोव्का की डेथ के कारण फेमस है। एग्नेस मिलोव्का का जन्म 13 दिसंबर 1981 को पोलैंड में हुआ था। उसके बचपन में ही उसकी फैमिली पोलैंड से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में शिफ्ट हो गई। अपने बचपन में ही उसने स्कूबा डाइविंग शुरू कर दी थी। वह पानी के अंदर की एक्वाटिक लाइफ से काफी अट्रैक्ट हुई। अपनी डाइविंग के शुरुआती दिनों में एग्नेस शिपरैक को एक्सप्लोर करती थी। शिपरैक यानी समुंदर के नीचे पड़े जहाजों का मलबा, उन जहाजों का जो किसी वजह से समुंदर में डूब गए थे। ये शिपरैक एग्नेस को काफी पसंद आए, क्योंकि ये देखने में तो सुंदर थे ही, वहीं दूसरी तरफ हर जहाज अपने पीछे अपनी एक कहानी समेटे हुए था। इन जहाजों की हिस्ट्री को जानने में एग्नेस को काफी मजा आता था। इसीलिए एग्नेस ने ऑस्ट्रेलिया में आर्कियोलॉजी में अपनी बैचलर्स डिग्री ली। आर्कियोलॉजी यानी जहां ऐसी ही हिस्ट्री के बारे में बताया जाता था। इसके बाद उसने फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी में मैरीटाइम आर्कियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट की, जिसमें उसे पानी के अंदर की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिला। एग्नेस पानी में काफी अंदर तक जाती, क्योंकि वह उन जहाजों के मलबे को देखना चाहती थी जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड थे और जो समुंदर की गहराइयों में छिपे हुए थे। इसके कारण एग्नेस ने एडवांस इक्विपमेंट का यूज करना सीखा, जिनकी मदद से वह पानी के अंदर ज्यादा समय तक आसानी से रह पाती थी। सन 2004 में एग्नेस ने माउंट गैम्बियर की एक केव में पहली बार केव डाइविंग की। इस केव का नाम पॉन्स था। यह केव बहुत ही ब्यूटीफुल थी। केव के अंदर के खूबसूरत प्लांट्स, टर्टल्स को देखकर एग्नेस को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद एग्नेस ने और भी बहुत सी केव डाइविंग करनी शुरू कर दी। एग्नेस अपने आप को खुशकिस्मत मानती थी कि उसे पानी के अंदर की इस दुनिया को देखने का मौका मिला। अपनी केव डाइविंग्स की मदद से एग्नेस पूरे ऑस्ट्रेलिया में काफी फेमस हो गई थी। वह कॉकल बिट्टी केव के एंड तक जाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी केव थी। इसके बाद एग्नेस मिलोव्का केव डाइविंग में इतनी ज्यादा गहराई तक जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली औरत बनी। एग्नेस का छोटा शरीर होने के कारण वह पतली से पतली सुरंगों में आराम से चली जाती थी, जहां बाकी किसी भी डाइवर के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल था। कई बार जब केव का रास्ता बहुत छोटा होता, तो एग्नेस अपने एक सिलेंडर को निकालकर रास्ते में रख देती थी, जिससे वह केव में और आगे जाकर एक्सप्लोर कर सके, और वापस आते समय वह ऑक्सीजन सिलेंडर को वापस ले लेती थी। हालांकि यह जोखिम भरा काम था, लेकिन एग्नेस के जोश के आगे यह कुछ भी नहीं था। केव में काफी गहराई तक जाने के लिए वह ऐसे खतरे उठाने में बिल्कुल नहीं सोचती थी। कुछ समय बाद एग्नेस ने इन खूबसूरत केव्स की वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया, जिन्हें वह अपनी वेबसाइट पर डाला करती थी। 20 साल की उम्र तक एग्नेस ने दुनिया की सबसे खतरनाक अंडर वाटर केव्स में डाइविंग करके अपना नाम बना लिया था। उनकी दोस्त और डाइविंग पार्टनर जेनिफर याद करती हैं, एग्नेस हमेशा कहती थी, गुफाएं जिंदा हैं, वे सांस लेती हैं, बदलती हैं, और अगर तुम उनका सम्मान नहीं करोगे तो वे तुम्हें माफ नहीं करेंगी। यही फिलॉसफी उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। उन्होंने न सिर्फ डाइविंग की, बल्कि गुफाओं के नक्शे बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्माई और हॉलीवुड फिल्म सैंक्टम में एक्सपर्ट के तौर पर काम किया। लेकिन 2011 की वो सुबह, जब उनका आत्मविश्वास प्रकृति के सामने चकनाचूर हो गया। सुबह 8 बजे एग्नेस अपने डाइविंग पार्टनर पीटर के साथ टैंक केव पहुंची। ये कोई नया स्पॉट नहीं था, एग्नेस यहाँ कई बार आ चुकी थी। एग्नेस को उस दिन गुफा के एक हिस्से की गाइडलाइंस को रिप्लेस करना था और कुछ नए एरिया को एक्सप्लोर करना था। पीटर ने बाद में बताया, वह दिन एग्नेस के लिए नॉर्मल से ज्यादा एक्साइटिंग था। वह बार बार द शाफ्ट के बारे में बात कर रही थी, गुफा का वो हिस्सा जो बेहद संकरा और रहस्यमय है। 11 बजे दोनों ने डाइव शुरू की।
एग्नेस ने अपने बैकअप एयर टैंक, टॉर्च और गाइडलाइन रील्स को चेक किया। पानी में उतरते ही एग्नेस ने पीटर को इशारा किया कि वह शाफ्ट की तरफ बढ़ रही है। पीटर उनके पीछे थे, लेकिन गुफा का नजारा बदल चुका था। बारिश के मौसम ने वहां की मिट्टी को और नरम बना दिया था। एक छोटी सी गलती के लिए यही मिट्टी मौत का कारण बनने वाली थी। गुफाओं में डाइविंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है सिल्ट, यानी चट्टानों की बारीक मिट्टी। एक गलत किक, एक हाथ का झटका और यह मिट्टी पानी में घुलकर सब कुछ अदृश्य बना देती है। एग्नेस जैसे ही शाफ्ट के अंदर घुसी, उनके फिन ने नीचे की मिट्टी को छेड़ दिया। पल भर में पानी दूधिया सफेद हो गया। एग्नेस अंधेरे में खो गईं। उन्होंने गाइडलाइन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह टूट चुकी थी। एग्नेस ने अपनी रील से नई लाइन बिछाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। पीटर उनसे सिर्फ 5 मीटर दूर थे, लेकिन सिल्ट की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। एग्नेस ने अपना एयर गेज चेक किया। टैंक में सिर्फ 15 मिनट का एयर बचा था। एग्नेस ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी सिर्फ कुछ इंच तक पहुंच रही थी। उन्होंने गाइडलाइन को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन वह गलत दिशा में जा रही थी। एयर टैंक का प्रेशर गिरते ही उन्होंने सरफेस की तरफ तैरने की कोशिश की, लेकिन ऊपर चट्टानों का एक मोटा लेयर था। वह फंस चुकी थी। उन्होंने अपना मास्क उतार दिया, शायद एयर पॉकेट की तलाश में। उनके दस्तानों पर चट्टानों के निशान और खून के धब्बे मिले, यह बताते हुए कि उन्होंने कितनी बेताबी से अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी। 11:45 पर एग्नेस का एयर टैंक पूरी तरह खाली हो गया। उन्होंने आखिरी बार पानी में बुलबुले छोड़े और फिर सन्नाटा। जब पीटर बाहर निकले तो एग्नेस कहीं नहीं थी। उन्होंने तुरंत अलार्म बजाया। अगले 36 घंटे 50 से ज्यादा डाइवर्स ने टैंक केव की हर गली छान मारी। गुफा का हर कोना खतरनाक था। संकरे रास्ते, गिरती चट्टानें और सिल्ट की मोटी परत। 2 मार्च की सुबह एक रेस्क्यू डाइवर ने एग्नेस का शव एक छोटे एयर पॉकेट में पाया। उनका हेलमेट उतरा हुआ था और हाथों में चोट के निशान यह बताने के लिए काफी थे कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। जांच में पता चला कि एयर खत्म होने के बाद भी वह 20 मिनट तक जीवित रहीं, उस छोटी सी हवा की जेब में। एग्नेस की मौत ने डाइविंग दुनिया को झकझोर दिया। जांच में सामने आया कि गाइडलाइंस पुरानी और कमजोर थी और एग्नेस ने बिना बैकअप प्लान के अकेले आगे बढ़ने का रिस्क लिया। उनकी मौत के बाद नए नियम बनाए गए। अब अकेले डाइव करना पूरी तरह प्रतिबंधित है और गाइडलाइंस को नियमित चेक किया जाता है। एग्नेस मिलोवका की कहानी सिर्फ एक डाइवर की कहानी नहीं, यह उस जुनून की कहानी है जो हमें जीवन देता है और कभी-कभी हमसे जीवन भी छीन लेता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो जोखिम उठाने का हौसला रखते हैं, क्योंकि एग्नेस ने सिखाया कि जीवन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे पूरी जिंदगी जीकर दिखाया जा सकता है। धन्यवाद।